साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश आजाद होने के बाद में जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की गई और बाबा साहेब ने देश का संविधान लिखा तो उस समय भी कुछ अड़चनें मनवादियों के द्वारा डाली गई थी, जिनमें एक बड़ी अड़चन थी कि SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था, जो मनवादी पूरी तरह खिलाफ थे। लेकिन बाबा साहेब उस पर अड़ गए कि जिन लोगों के साथ में इतना छुआछूत और तरह तरह के अत्याचार किए गए हैं, जिनको शुरू से ही हाशिए पर रखा गया है, उनको बराबरी में लाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। उसके लिए बाबा साहेब ने आर्टिकल 341 में SC ST के लिए और आर्टिकल 340 में OBC के लिए व्यवस्था दी कि उसके लिए एक कमेटी तैयार की जाएगी, जो कमेटी OBC की जातियों की पहचान करके उनको OBC का आरक्षण या आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। दूसरी जो दिक्कत मनवादियों की तरफ से थी वो थी वोट कौन डालेगा, चुनावों में वोट डालने का अधिकार किसको होगा। इस पर मनवादियों की तरफ से शर्त रखी गई थी कि 3 टाइप के लोग चुनावों में हिस्सा लेंगे, जिनमें एक तो उस समय के जो राजे रजवाड़े थे वो, दूसरे जो इनकम टैक्स देते हों, और तीसरे जो मिडिल क्लास तक पढ़े लिखे हों। जिस पर बाबा साहेब ने उनकी बातों को भांप लिया और उन्होंने उस बात को समझ लिया कि ये 3 शर्तें इस तरीके की हैं जिनमें शूद्रों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा ही नहीं, और जब वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो शूद्रों का राजनीति में या देश के संचालन में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके लिए बाबा साहेब अड़ गए कि वोट डालने का अधिकार देश के हर उस इंसान को होगा, पुरुष हो या स्त्री, जिसकी उम्र 21 साल हो गई हो। तो उस समय वोटिंग का राइट और वोटिंग की उम्र जो है 21 साल रखी गई थी, जिसको बाद में घटाकर 18 साल कर दिया गया। वोटिंग का अधिकार बाबा साहेब ने बड़ी ही मुश्किल से देशवासियों को दिलवाया था, लेकिन मनवादी हैं कि समय समय पर चाल चलते रहे हैं। जो SC ST के लिए रिजर्व सीट की गई थी, उन पर मनवादी अपने नौकरों को खड़ा करके जितवाने लगे कि जीतेगा वो नौकर और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल वो खुद मनवादी करेंगे, और वो करते रहे। और क्योंकि SC ST OBC एंड अल्पसंख्यक इतने एडवांस नहीं थे, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी और इतनी समझदारी नहीं थी, जिसका वो अनुचित लाभ मनवादी उठाते रहे। उसके बाद में जब थोड़ी सी जागरूकता आई कि वोट का भी कोई मतलब होता है, तो उस पर मनवादी बूथ कैप्चरिंग करने लगे। उससे भी आगे बढ़े जब बहुजनों में और थोड़ी सी जागरूकता आई और काशीराम साहब मैदान में आए, जिन्होंने नारा दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और पढ़ाई से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। जब ये नारे दिए तो मनवादियों की भौहें खड़ी हो गई, और वो ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो बहुजनों की सरकार बनने लगेंगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए EVM को लाया गया। नहीं तो बैलेट पेपर से बढ़िया चुनाव हो रहे थे, क्या जरूरत थी EVM की। लेकिन क्योंकि बहुजनों का डर था और बहुजन राजनीति अंगड़ाई ले रही थी, और काशीराम साहब तो कह रहे थे जब उस समय, या तो मंडल लागू करो या कुर्सी खाली करो, तो उस समय EVM को लाया गया और उसके बाद में EVM से चुनाव देश में शुरू कर दिए गए। जब 2009 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस दूसरी बार भी जीत गई, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत गई, जिस पर UPA 2 की सरकार बनी थी। 2009 में कांग्रेस द्वारा चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, आपत्ति हुई, और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के बड़े नेता थे और PM पद के उम्मीदवार थे, उनके साथ में सुब्रमण्यम स्वामी आदि ये कोर्ट गए और इन्होंने आरोप लगाया कि EVM से ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता,
या ईवीएम की गड़बड़ी से कांग्रेस जीती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के वरिष्ठ मनुवादी इकट्ठे हुए और उसमें रास्ता निकाला गया कि इसमें एक मशीन और जोड़ दी जाए, वीवीपैट, तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की संभावना है, उससे हो सकते हैं। क्योंकि कोर्ट में भी वही बैठे थे, पार्टियों में भी वही बैठे थे, तो उन्होंने मिलजुल के वो फैसला कर लिया और फिर वीवीपैट शुरू हो गया। वीवीपैट शुरू होने के बाद भी शिकायतें आती रही, बार बार याचिकाएं कोर्टों में जाने लगी, लेकिन कोई हल अभी तक उसका नहीं निकला। उसके बाद में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने लगा। उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद से ही देश में, केंद्र में भी और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकारें आने लगी। कभी कोई बहाना लगाया जाता था कि लाडली बहना योजना के ऊपर जनता ने उनको वोट दिया है, कभी 3 तलाक के ऊपर मुस्लिम महिलाओं ने भर भर के वोट दिया, कभी कुछ ऐसे ही बहाने लगाए जाते रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी वायदा करे, कुछ भी बोल देती थी और वो जीत जाते थे और फिर वो वायदों को भूल जाते थे और अगली बार फिर अगले स्टेट में या अगले केंद्र के चुनाव में फिर वही वायदे, उससे और बढ़ के वायदे, बाकी करना कुछ नहीं। 100 स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही थी, लेकिन आज तक एक भी नहीं बन पाई। 15-15 लाख सबके खाते में आ रहे थे, 15 पैसे भी नहीं आए और पता नहीं कितने वायदे किए गए, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना कहीं और होता था। और बताया जाता है कि मोदी और अमित शाह दोनों की जोड़ी दूसरे तरीके से काम करती है, जो देखी भी गई कि न्यूज चैनल सारे अपने लोगों से खरीदवाए गए और सरकारी पैसा उन पर इतना लुटाया गया कि उन्होंने ब्रांड मोदी बनाया। सरकार से सवाल पूछना ही मीडिया ने बंद कर दिया। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और वो चौथा स्तंभ होता ही इसलिए है कि सरकार से वो बार बार सवाल पूछता है, जिससे सरकार अलर्ट होती है और जो सवाल मीडिया में उठते हैं उनको पूरा करके आगे बढ़ती है, तो उससे चेक एंड बैलेंस बना रहता है। और इनसे भी अलग अगर कोई ज्यादा बड़ी बात हो जाती है तो उसके लिए जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, न्यायपालिका, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल किया, जिसकी वजह से 2018 में 4 सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ऐसा लगा था कि बहुत कुछ बदलने वाला है और ये होगा वो होगा, लेकिन कहानी जस की तस। और कहानी यहां तक पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिनके ऊपर कोर्ट की ही स्टाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसकी सुनवाई भी रंजन गोगोई ने ही की और अपने आप खुद को क्लीन चिट दे ली। ये न्यायपालिका के नीचे गिरने की इंतहा थी। खुद ही जज, खुद ही आरोपी और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट। और अगर वो आरोप गलत लगा था तो उस महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई, ना जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई, और कानून का मतलब गुड़ गोबर कर दिया। ऐसी घटनाएं भी हुई। खैर, मामला न्यायपालिका पर भी गुजराती जोड़ी, जिन्हें मोदी शाह को गुजराती जोड़ी कहा जाता है, उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया कि वहां भी ईवीएम या वीवीपैट
यहां तक कि वीवीपैट में जो पड़ी स्लिप है उनकी काउंटिंग भी नहीं कराई गई। कभी वो शर्त लगा देंगे 2%, कभी 5%, कभी कुछ। लेकिन अगर भाई वीवीपैट में पर्ची पड़ रही है तो उनकी काउंटिंग तो होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा। नहीं तो वीवीपैट लगाने का फायदा क्या है? किस लिए इतना खर्चा कर रहे हैं? किस लिए इतना मुश्किल काम उठा रहे हो? वीवीपैट को साथ साथ लिए फिर रहे हो ईवीएम के साथ में, और उनकी काउंटिंग होनी नहीं, तो उसका मतलब क्या रहेगा? खैर, ऐसे चलता रहा। उसके बाद में अब कई दिन क्या, 3 अगस्त से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पहले से हमारे पास सबूत नहीं थे और अब हमारे पास सबूत हैं और हम खुलासा करेंगे जो एटम बम से कम नहीं होगा। आज राहुल गांधी ने भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट के लिए बताया कि वहां पर उन्होंने 6 महीने में अपनी टीम से 6 महीने में वहां रिसर्च करवाई, मेहनत की, एक एक वोटर को ढूंढा गया, तो उसमें काफी चीजें ऐसी पाई गई कि नए वोटर जिनका ना कोई एड्रेस है, ना कोई आदमी उन्हें जानता है, उनको जोड़ा गया और जिनके वोट थे उनको काटा गया। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि करीब 1 लाख वोट एक विधानसभा में बढ़ाए गए, जिनकी वजह से ये सीट क्लीन स्वीप की भारतीय जनता पार्टी ने। वहां उस लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 6 पर बीजेपी हार गई और 1 सीट पर क्लीन स्वीप कर गई। इसका मतलब यह था कि वहां पर वो फर्जी वोट बढ़ाए गए थे। तो हालांकि राहुल गांधी ने वो काफी चीजें बताई है और उस पर चर्चा जारी है। दूसरी तरफ ट्रंप का बार बार बयान आ रहा है। ट्रंप मोदी जी के, या कहेंगे अभी तो भारत के ही पीछे पड़ा हुआ है। सबसे पहले ट्रंप ने जब अप्रवासी भारतीयों को निकाला था और सेना के जहाज में उनको हथकड़ी लगाकर भेजा था, जो वर्ल्ड में किसी ने किसी के साथ भी नहीं किया, वो अमेरिका ने भारत के साथ किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस पर चू भी नहीं बोली और यही अंधभक्त यही जवाब देते रहे कि भाई गलत तरीके से जाएंगे तो यही होगा। हालांकि वो हमारे देश का बड़ा अपमान किया गया था। उसके बाद में जो हमारा पहलगांव की घटना 22 अप्रैल को हुई, जिसमें 26 लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया और उनके धर्म पूछकर उनके साथ ये किया, जिसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ में शुरू किया गया 8 मई को। लेकिन वो 10 मई को उस समय सीज फायर हो गया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान के दोनों अधिकारियों को, नेतृत्व को समझाया गया और ट्रेड का हवाला देकर सीज फायर करवा दिया गया है। उसके बाद में भारत के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी, तो उसमें एक बात वो मानी गई कि ट्रंप का इसमें क्या मतलब था। अगर सीज फायर करना था तो भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर करते, इसमें जो कि हमारी नीति रही है, और एक संधि है पाकिस्तान के साथ में कि हम भारत पाकिस्तान का जो मैटर होगा उसको आपस में दोनों सुलझाएंगे, ना कि किसी तीसरी शक्ति को उसमें घुसने की इजाजत देंगे। अब इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्या बताते हैं, प्रेस वाले तो उनको गिनते भी रहते हैं कि 34-35 बार वो खुलेआम कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध का सीज फायर कराया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी एक बार भी उस पर ये नहीं बोल पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और हमने आपस में ही सीज फायर किया था। उसी के साथ ट्रंप बार बार हावी हो रहा है भारत के ऊपर, और अब तो उसने 50% का टैरिफ भी लगा दिया है, जिससे कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और उससे पहले ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह चुका है। लेकिन भारत सरकार है कि कोई जवाब नहीं दे पा रही है, कोई ठीक सी रणनीति नहीं बना पा रही है। उसके अलावा आरएसएस और गुजराती जोड़ी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन दोनों की आपस में चल रही है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कंट्रोल चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी
ये कबूल नहीं करने को तैयार कि हमारे ऊपर संघ का कोई कंट्रोल हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुना जाना है, जो नहीं चुना जा रहा। जबकि वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जनवरी 2023 को ही खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को एनडीए की मीटिंग बुलाई, जिसमें अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी के गले में माला डालकर उनका स्वागत किया। और वहीं नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह गृह मंत्री जी की बड़ी तारीफ की और कहा कि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले गृह मंत्री रहने वाले अमित शाह बन गए हैं, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाएंगे। तो उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह उनके उत्तराधिकारी होंगे, जिनको मोदी जी ने ही चुन लिया है। तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत 75 साल की सोल बदन पर आने पर हट जाने की सांकेतिक हिदायत नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, जो ये समझा जा रहा है क्योंकि उन्होंने केरल में एक प्रोग्राम में आरएसएस के वरिष्ठ नेता पिंगले जी का हवाला देकर कहा कि जब पिंगले जी का 75वां वर्षगांठ जो जन्मदिन मनाया गया, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 75 साल की सौल बदन पर आने पर ये सीधा संकेत है कि अब हट जाना है और दूसरों को मौका देना है। तो देश की राजनीति उठा पटक पर चल रही है। इसी दौरान एक और घटना हुई है कि मोदी जी के सबसे खास परम मित्र जिन्हें कहा जाता है अडानी जी ने अपनी एक कंपनी जो उनकी खास पोर्ट कंपनी है उससे रिजाइन कर दिया। एग्जीक्यूटिव मैनेजर से उन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि अडानी का 28% हिस्सा देश की पोर्ट के कारोबार में 28% हिस्सा ये कंपनी देखती है, लेकिन वहीं से अडानी ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह माना जा रहा है कि अमेरिका की कोर्ट से अडानी के खिलाफ वारंट जो निकला हुआ है उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट 11 तारीख को अमेरिकी कोर्ट ने मांगी है, जो वारंट भारत सरकार को अमेरिकी कोर्ट ने भेजा हुआ है। तो उसकी भी एक वजह मानी जा रही है। और उसके साथ ही 21 जुलाई को जब देश की संसद में मानसून सत्र शुरू हुआ था, उस दिन एक दिन काम करके देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी अचानक अपनी सेहत का हवाला देते हुए रिजाइन कर दिया। तो उस समय वो माना गया था कि धनखड़ जी के कुछ काम ऐसे रहे जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ठीक नहीं माना और उनसे रिजाइन लिया गया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे तो बहुमत है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि आरएसएस के इशारे पर कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के एमपी वोट डालेंगे और इसमें कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है या कोई खुला मतदान नहीं होता है। कोई नेता या कोई भी एमपी किसी भी उम्मीदवार को वोट दे, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो इसमें अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को भी खतरा लग रहा है। तो अब घंटे घंटे राजनीति बदल रही है, सुबह शाम में राजनीति बदल रही है। आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिश्चितता का दौर बना हुआ है और ऐसे में ही देश चल रहा है। और सबसे बड़ा संकट जो अमेरिका भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर देना चाहता है, उसकी पता नहीं क्या खुन्नस भारत से है या प्रधानमंत्री मोदी जी से है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी का माई फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड कहा जाता था और मोदी जी ने भी ट्रंप के लिए पिछली बार अब की बार ट्रंप सरकार का नारा अमेरिका में जाकर दिया था।
लेकिन इस बार पता नहीं ऐसी क्या बात हो रही है। ना तो ट्रंप ने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, जिसके लिए हालांकि कोशिश भी की गई, हालांकि ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी और इसका जिक्र भी हमारे यहाँ नहीं उठना चाहिए था। किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति की शपथ ले रहा है तो ले, वो उसका अपना काम है, हम क्यों उसमें झंझट में पड़ेंगे कि हमें उसकी शपथ ग्रहण समारोह में जाना है। तो वो भी एक गलत ही बात थी। लेकिन उसके लिए भी बताया गया कि विदेश मंत्री एक हफ्ते अमेरिका में पड़े रहे, सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण लेने गए थे, जिसका रहस्य उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। अब सुब्रमण्यम स्वामी बार बार उद्घाटन कर रहे हैं, या कहेंगे रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि ट्रंप इतनी धमकी दे रहा है, इतनी बार गलत बयानी कर रहा है और उसने हमारे देश के नागरिकों को अपना अप्रवासी भारतीय के रूप में हथकड़ी बेड़ी लगाकर और सेना के जहाज से भिजवाया, लेकिन मोदी जी बिल्कुल कुछ नहीं बोले। तो उसकी वजह सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं कि चीन और अमेरिका के पास मोदी जी की कुछ फाइलें ऐसी है कि जिनकी वजह से मोदी जी चीन और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे, चाहे वो कितना भी कुछ भी कर लें। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक खबर और भी चल रही है कि अब बहुत जल्दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रिजाइन कर सकती हैं, क्योंकि 4 अगस्त को दिन में दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंचे और उसके कुछ घंटों बाद अमित शाह जी दोबारा से या दूसरी बार अमित शाह जी महामहिम राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। तो इसके ऊपर मीडिया ने काफी कयास लगाए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति महोदया को रिजाइन करने के लिए मनाने गए थे और दूसरे जो अमित शाह गृह मंत्री जो राष्ट्रपति महोदया से जो मिलने गए, तो वो बिना तारीख का इस्तीफा लेने गए थे, जिसके बारे में मीडिया में खबर चल रही है या लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें चल रही हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ सूत्र बता रहे हैं, कुछ मीडिया बता रहा है। ऑफिशियली ज्यादातर एक ये राहुल गांधी की जो चुनाव आयोग के खिलाफ या चुनाव आयोग का भंडाफोड़ करने के लिए की गई है, ये है। और बाकी आगे कंफर्म होंगी कि कौन सी सत्य थी, कौन सी झूठ। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।